मैंने इसमें एक चीज और पूछी थी कि जैसे अगर 4 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद कॉस्टिंग क्या है सर्विस की, 5, 6, 7, 8 की क्या कॉस्टिंग है। तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल वाली जो सर्विस थी उनका एवरेज जो अमाउंट आ रहा था वो 8,000 से लेकर 12,000 था। उसमें वेयर एंड टियर के वो भी चेंजेस थे। ठीक। जो 10 साल वाली सर्विस है जो लाख किलोमीटर भी क्रॉस कर जाएगी उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा था, वो 25-30 हजार की थी। वो 25-30 हजार की। सभी को राम राम, मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, अपनी उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू फोक्सवैगन टाइगून का। ये कार लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या इसमें चेंजेस हुए जिस चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम आई और आपको भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको खरीदने से पहले ही आप सारी बातें जान लें। तो चैनल पर सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं मदान साहब का। मदान जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया पारस जी, आप बताओ। बढ़िया, समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। तो मेरा नाम गुणवंश मदान है। मैं पानीपत हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ। मदान जी कह रहे हैं बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ। जैसे ही मैंने एंट्री की, जैसे ही मैं मिला, मैंने कहा अभी अभी कॉलेज पास आउट किया होगा सर ने। मैंने कहा सर आपकी एज कितनी है? मुझे झटका लगा। और आप सर बताना आपकी एज कितनी मेरी है? एज 33 है एंड आई एम अ फादर ऑफ अ 2-year बॉय। एक लड़के के पिता हैं और 33 साल के हैं। मैं 28 साल का हूँ, इनसे बड़ा लग रहा हूँ। तो मैं सर इस चीज़ की तारीफ़ करता हूँ आपको कि वेल मेंटेन्ड हो आप। थैंक यू सो मच। सर के किस चीज़ के बिजनेसेस है मैं अभी आपको मेंशन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले तो आपसे यही पूछना है, इतनी सारी गाड़ियां मार्केट में होती है, सबको त्यागते हुए जर्मन कार के पीछे जाना, ना रीसेल वैल्यू है, स्पेयर पार्ट महंगा है, डर लगता है। कैसे डर खोला? ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो चुका है। पहले जर्मनी का थोड़ा रहता था, वो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स थे वो इंपोर्ट होके आते थे। मेन जो इसका लेने का था, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है इंजन की, तो इसलिए ये मैंने चूज करी। ओके, इसलिए आपने ये चूज की। एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट है, कितने का ऑन रोड ये पड़ा? ये टाइगून कंफर्ट लाइन बेस मॉडल है। ओके। और ये ऑन रोड मेरे को 12 लाख का पड़ा था विद 4 years ऑफ सर्विस पैक फ्री। 4 ईयर का सर्विस पैक भी ले लिया, 12 लाख में पूरी कार ले ली। पहले तो मुझे ये पूछना है, आप कह रहे हो बेस मॉडल है, लेकिन इसमें एलॉय व्हील है। ये जो एलॉय व्हील्स हैं ये वर्टेस के एलॉय व्हील्स हैं, 16 इंचेस। मेरा जो टायर का प्रोफाइल है वो 205/60R16 है। ठीक तो है। मैंने थोड़ी स्टडी करी थी, फॉक्सवैगन के ही मेरे को एलॉयज लगवाने थे। मेरे को आफ्टर मार्केट में नहीं जाना था क्योंकि उसमें अलाइनमेंट का और बैलेंसिंग का प्लस एवरेज का भी थोड़ा इशू रहता है। ठीक। तो मैंने टाइगून के पता करे, मेरे को डायमंड कट कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। टाइगून तो 17 इंच देती, 17 इंच देती। बेस मॉडल में 16 इंच का टायर है। बिल्कुल, बट इसका जो ऊपर वाला मॉडल था टाइगून हाईलाइन का, उसमें R16 ही आता है, बट वो एलॉय जो है वो डायमंड कट नहीं है, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल। वो बहुत बेसिक, ऐसा लगता है वो व्हील कैप ही लगाई हुई है। तो फिर मैंने और मार्केट स्टडी करी, मेरे को वर्टेस का मिल रहा था 16 इंच ही। तो मैंने कंपनी से पूछा कि कोई इशू तो नहीं आ सकता? कहते कोई इशू नहीं, अगर टायर आप चेंज नहीं करवा रहे, सेम प्रोफाइल रख रहे हो तो चल जाएगा, मैनेजेबल है। ठीक। तो मैंने वो लगवाया, इसकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट कराई, ये बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ। तो ये देखो यार, वर्टस के ओरिजिनल ये एलॉय व्हील्स है, 16 इंच के। कोई भी भाई डिसीजन ले रहा है, टायर प्रोफाइल नहीं चेंज कर सकता, बढ़िया डिसीजन है। कितने रुपए का मिले? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वैसे कंपनी में तो 65-70,000 का कॉस्ट करता है। 65 से 70,000? नहीं, बट ये आफ्टर मार्केट है, ये सेकंड हैंड है। अच्छा। तो रफली नियर अराउंड 30-35 के बीच में आपको गुड डील मिल जाएगी, जो एक्सीडेंटल नहीं होते, डेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये वो वाले हैं, कोई नए लड़के ने वर्टस ली, बोला भाई मैं तो Exactly, जो शौक ही है। आफ्टर मार्केट चाहिए। Exactly. उसने ओरिजिनल दे दिए, तो इनको वो सेकंड हैंड मार्केट से नए 30 से 35 हजार रुपए के मिल गए। इसके बाद परफॉर्मेंस अच्छी हुई कि बुरी? ये बहुत अच्छी हुआ। इसका जो सस्पेंशन था स्टील रिम्स के साथ बहुत ज्यादा स्टिफ था, स्पीड ब्रेकर्स पे बाउंस करती थी बहुत ज्यादा। ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट हुआ है,
प्लस गाड़ी मैंने अभी लास्ट 140 पे चलाई है, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। जनरली ये बेस मॉडल है, इसमें ऐसी 2 चाबियां आती है सेंटर लॉकिंग की, बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन नए व्यूवर्स के लिए फिर से बताता हूँ। ऐसी 2 चाबियां हैं, लॉक अनलॉक बूट ओपन होता है। हेलोजन बेस्ड यहाँ पे बल्ब मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको DRL है ना, बेस मॉडल में DRL। फॉग लाइट इसमें आपको नहीं मिलती, और ये क्रोम भी नहीं मिलती। नहीं, मिलता है ये क्रोम मिलती है, क्रोम मिलती है बेस वेरिएंट, बेस मॉडल में भी क्रोम। वेरी गुड। उसके बाद अगर आपको दिखाऊं, ये जो ORVM पे आपको इंडिकेटर प्लस ORVM अंदर से एडजस्ट हो जाते हैं, हालांकि रिट्रैक्ट हाथों से करने पड़ते हैं, बट एडजस्ट हो जाते हैं। चारों पावर विंडो, और यहाँ पे आपको एक 7 इंच का छोटा सा म्यूजिक प्लेयर मिलता है। हालांकि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो को ये सपोर्ट करता है। वायर्ड या वायरलेस? वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो इसमें चलता है, और स्पीकर मिलते हैं। ट्विटर नहीं मिलते? ट्विटर भी मिलते हैं। ये जो टॉप मॉडल में है म्यूजिक सिस्टम, वही बेस मॉडल में है, 4 स्पीकर्स प्लस ट्विटर पिलर्स पे। फिर सर बेस मॉडल कैसे हुआ ये बेस मॉडल बस नाम का बेस मॉडल है। ये अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम फोक्सवैगन की गाड़ियों को लें, बिल्कुल मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी ले पाए। रेयर एसी वेंट्स मिल रहे हैं, रेयर एसी वेंट्स सीरियसली? ये बाद में करोल बाग से? नहीं, ये रेयर एसी वेंट्स वर्टस में नहीं है, टाइगुन में है। वर्टस बेस मॉडल में नहीं है, टाइगुन बेस मॉडल में है। रूफ रिल्स भी मिलती है मेरे भाई, रूफ रिल्स। और ये रूफ रिल्स वो वाली होती है, क्या बोलते हैं सर, वर्किंग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इनको, कि ये काम की होती है कि इस पे 120 किलो तक वजन आप डाल सकते हैं। एग्जैक्टली एक इन्होंने ही अपनी फॉक्सवैगन ने एक उसका एक्सेसरी का पार्ट रखा हुआ है, कुछ बोट टाइप का था, बट वो प्रैक्टिकल इतना नहीं है, वो सिर्फ लुक्स के लिए ही है। तो पर ये वर्किंग है, इसमें आप लोड डाल सकते हो 100-120 किलो का। रियर से बेस्ट पार्ट इस कार का मुझे पता क्या लगता है, दीज कनेक्टिंग टेल लाइट, ये जलती है भाई साहब। मतलब ये जलती ना होती ना, फिर होता कि यार बस नाम की दे रखी है, जो कि अक्सर अपने लोग देते हैं कार्स में। किया देती है, नाम की देती है, लेकिन इसमें जलती है। कहते हो तो जला के दिखा भी देता हूँ। पूरी जल गई, कहीं लोल तो नहीं हुई ना? ठीक है, काट पीट के दीज वर्क्स वेरी वेल। मतलब अच्छी लगती है यार, मजा आता है जब ऐसी बातें देखते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं। एक चीज मैं इसमें और आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए, आप एक बार चाबी दीजिए। लो सर, आप कैमरा को पीछे लेके जाइए। इसमें एक चीज और है, अगर मैंने लाइट ऑन करी है, हाँ, तो पीछे आप देखेंगे एक डिफॉगर मिलेगा आपको पीछे, बैकलाइट, इधर लाइट मिलेगी, ये वाली, हाँ। ये फॉग के लिए, ये बेस मॉडल में ही है, ये कंपनी है, बेस मॉडल में। ये तो लोग बाहर से लगवाते हैं 1500 रुपए में। बिल्कुल, ये कंपनी का ही है। ये फॉग जब होती है तब आप यूज कर सकते हो, पार्ट ऑफ जर्मन कार्स ओनली। ठीक है, और ये जलती है? ये जलती है, अलग बटन है इसका? नहीं, इसी का ही जो हेडलाइट का लेवलर है। हाँ, आप इसको ऐसे खींचेंगे बाहर। अच्छा, इसको ऐसे बाहर खींचते हैं? हाँ जी, तो फॉग लाइट का बटन जल जाता है इसको बाहर खींचने से। मुझे पता ही नहीं था, और मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता। ये बहुत लोगों को ये बेस मॉडल में भी आता है। हाँ, और इसके स्टीयरिंग में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, और सीट आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली मिलती है। बड़ा वैल्यू फॉर मनी पैक है। कुछ दिक्कतें भी आती है, लेकिन पहले सर से पूछते हैं, सारा कुछ दे दिया इस कार ने। हाँ जी, एक चीज ना दी है ना लग सकती है, वो है रियर पार्किंग कैमरा। मेरे जैसे नए लोगों के लिए, जो नई सीख रहे हैं, उनको तो चाहिए रियर पार्किंग कैमरा। सेंसर्स हैं, पता लगा क्या जुगाड़ है रियर पार्किंग कैमरे का? रियर पार्किंग कैमरा अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो आपको पूरा म्यूजिक का हेड चेंज करवाना पड़ेगा। इसमें नहीं लगेगा। इसमें कंपनी कहती है लग जाएगा, बट जितना मैंने उनसे बात करी है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बता दिया था कि लग जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम कर देंगे, बट वो होता नहीं है। ठीक, तो मेन ये आपका पूरा हेड चेंज होगा, म्यूजिक यूनिट चेंज कराओगे, बट मैंने वो करा के देखा था। अच्छा, उसका आउटपुट जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। अभी जो करंट सिस्टम लगा हुआ है, उसमें चारों स्पीकर और ट्विटर ऐसे लगता है जैसे JBL या हार्मन गार्डन को भी फेल करता है ये। ठीक है, बट वो जैसे ही लगवाया ना, वो म्यूजिक का आउटपुट, वो बेस ही खत्म होगी। इन्होंने ये स्क्रीन बदलवा ली। जो लोग चस्के में 7 इंच से 10 इंच तक भी चले जाते हैं, आफ्टर मार्केट डिस्प्ले पे चले जाते हैं, बिल्कुल, तो इन्होंने वो काम करवा दिया, ये बदलवा दी थी पूरी, और पूरा सिस्टम अंदर ग्लोसी करवा दिया था। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये कह रहे हैं आउटपुट बहुत खराब हो गया, बहुत ही घटिया हो गया, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। कितने दिन झेला आपने उसको? एक दिन भी नहीं झेला। मैंने म्यूजिक, मेरे को सबसे पहले क्वालिटी ही चेक करनी थी, और ऐसा नहीं है मैंने बहुत चाइनीज सा लोकल सा लगवाया। मैंने सोनी पायनियर दोनों, ब्लॉपंग का भी मैंने लगा के देखा था,
म्यूजिक आउटपुट किसी में भी नहीं आया वो से। ठीक है। तो मैंने उसी टाइम साथ के साथ उतरवा के इसी को ही लगवा लिया। और पार्किंग कैमरे का कार्ड फीट के जी ऑप्शन इसमें होता नहीं, डैश कैम का एक ऑप्शन हो सकता है। डैश कैम का ऑप्शन हो सकता है। फ्रंट स्क्रीन और रियर स्क्रीन आप लगवा सकते हो, उसी डैश कैम से आपको अपनी पार्किंग का काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर आपकी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती होगी पार्किंग कैम की। मेरे को तो देखो, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो लाख से ऊपर किलोमीटर गाड़ी चला बैठा हूँ, तो मेरे को तो आइडिया है। और मेरी हाईवे पे रनिंग ज्यादा है, प्लस माउंटेन्स में भी बहुत रनिंग है, मेरी हिल्स पे बहुत रनिंग है। ये वाली गाड़ी हिल्स पे गई? बिल्कुल गई। अब इसी टॉपिक पे आते हैं। ये कार आपको 3 सिलेंडर देती है, 1 लीटर टर्बो इंजन, मैक्सिमम पावर 114 bhp, टॉर्क उसकी 178 Nm है, जर्मन टेक्नोलॉजी है। सर आप इस तरफ आ जाइए। वो इंजन बहुत अच्छा काम करता है, मुझे शक नहीं है, लेकिन आप उसकी रिफाइनमेंट, हिल्स परफॉर्मेंस, हाईवे परफॉर्मेंस, सिटी परफॉर्मेंस, तीनों को मेंशन कर दीजिए। मेरे पास पहले बेलिनो डीजल थी, ठीक है, उसके बाद मैंने ये ली। जब डीजल से मैं पेट्रोल पे आया, मेरे को नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन समझ ही नहीं आया। ओके। तो मैं टर्बो इंजन की टेस्ट ड्राइव ले रहा था, तो मेरे को सबसे अच्छा इंजन ये लगा। मैंने वेन्यू भी ड्राइव करी, सोनेट टर्बो ड्राइव करा, क्रेटा तक ड्राइव करी थी, बट क्रेटा को मैंने सिर्फ, मेरा छोड़ने का रीजन उसकी बिल्ड क्वालिटी थी। तो फिर मैंने ये जैसे ही ड्राइव करा ना, जिस दिन ड्राइव करा था उसके नेक्स्ट डे मैंने गाड़ी ले ली थी। ठीक है। इसकी रिफाइनमेंट का कुछ है इशू? बिल्कुल है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट होती है ना, तो इसकी बहुत साउंड है। ठीक। बट कोल्ड स्टार्ट होने के बाद कैबिन में तो बिल्कुल नॉइज नहीं है। ओके। कैबिन के जो NH लेवल बोलते हैं ना, नॉइस लेवल, हाँ, NVH लेवल्स बिल्कुल जीरो हैं। ओके। आप अगर हैवी ट्रैफिक में भी हो ना, आपको अंदर फील नहीं होगा कि आप ट्रैफिक में हो। जो इसकी रिफाइनमेंट का यही सीन होता है ना, ये 1.5-2 मिनट अपने RPM को सेटल करने पे लेती है, सुबह लेती है, कोल्ड स्टार्ट के टाइम लेती है, उसके बाद पूरा दिन ठीक, उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तब थोड़ी सी नॉइजी है, तब नॉइजी है, वरना नॉइजी नहीं है। हाईवे पे भगावा आपने कितनी भगा ली है मैक्सिमम? मेरी अभी तक की इसकी टॉप स्पीड 156 है। ग्रेट, स्टेबल थी, स्टेबल, बहुत स्टेबल है। और सिटी में इसमें 6 गियर शिफ्ट है, इसमें 5 गियर शिफ्ट नहीं है, तो थोड़ा स्मूथनेस की तरफ चला जाता है इंजन। आपको कभी गियर शिफ्टिंग या क्लच की तरफ से कोई शिकायत, भाई टाइट है? क्लच थोड़ा डीप है। डीप है, क्लच डीप है। ठीक है। कंपैरिजन टू Hyundai, कंपैरिजन टू टोयोटा, ये डीप है। ओके। हिल्स का बताओ अब, इस टर्बो इंजन का बड़ी कंफ्यूजन है हिल्स वालों को, हिल पे लेके जाएं या नहीं, या हिल वाले रेजिडेंट ले या ना ले? मेरी फैमिली थी, मतलब हम 4 एडल्ट थे, प्लस बच्चा भी साथ था, तो गाड़ी तो मैं इसको शिमला भी लेके गया हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई। AC ऑन है, ऐसा नहीं है कि AC ऑफ करके मैं चला रहा हूँ। गाड़ी अगर 4 लोगों के साथ AC में, हिल्स में हल्का सा लगेगा कि आप थोड़ा सा अंडर पार हो। ओके। बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं। अंडर पावर फील होगी, माइनर विद AC। विद AC, विदाउट AC तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विद AC ये थोड़ा सा लोड ले जाती है, क्योंकि सामान भी है, लगेज भी है, इंजन छोटा है। 1 लीटर अगर इसका 1.5 इंजन उठाते हो, वो बहुत पावरफुल है। वो बहुत पावरफुल। मतलब कितना जेन्युइन रिव्यू दिया। AC को लेके आपने बताया, तो AC को लेके पहले तो आपको बता देता हूँ, इसमें मैनुअल आता है, लेकिन इस AC को लेके सब रोते हैं। बड़े से बड़ा इंसान रोया है कि इसका AC ट्रैफिक में, जब ये 1 लीटर इंजन चलता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, वहाँ बड़ा इशू देता है, और रियल वर्ल्ड में भी बड़ा टाइम लेता है। आप बताओ सर। ये है प्रॉब्लम इसके साथ। ये इसका AC यूरोपियन स्टैंडर्ड बेस्ड है, तो जून के मंथ में जो बिल्कुल पीक समर है, बम्पर टू बम्पर में ये कूलिंग थोड़ी लेट करता है। ठीक। बट जब कूलिंग होगी फिर इतना फील नहीं होता। ठीक। मतलब भाई AC को लेके डिले और लैग है, और 4-5 गाड़ियों में है, चाहे वो हाईवे पे। हाँ। आज तक फील नहीं हुआ। हाईवे पे नहीं, सिटी के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में पीक गर्मियों में फील होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, आगे पीछे नहीं होगा। और इसका कोई सोल्यूशन है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। माइलेज को लेके एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, 1 लीटर है, टर्बो इंजन है, माइलेज वाइलेज आपकी एक्सप्लेन करो, सिटी, हाईवे, पहाड़, सब। सिटी 8 से 12 प्रैक्टिकल। ठीक है। मैं MID पे कभी भी नहीं जाता, मैं तो टैंक टू टैंक देखता हूँ हमेशा। 8 किलोमीटर पर लीटर से 12 किलोमीटर पर लीटर डिपेंड करता है कैसा ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर। अब आ जाते हैं हाईवे पे, कंप्लीट हाईवे पे। मैंने इस पे विद AC 20 to 22 निकाली हुई है। क्रूज हुआ है सिर्फ 90 to 100। ओके। अगर वो 120 तक जाता है तो वो 16 to 18 है। ओके। और हाईवे पे, सॉरी हिल्स पे अगर बात करूं तो ये 13, 14, 15, 13, 14, 15। ठीक है। अप डाउन ठीक है, वो अपनी ड्राइविंग के ऊपर। रिपीट कर देता हूँ हिंदी पे, सिटी में 8 से 12 का माइलेज देती है ये कार। हाईवे पे 90 से 100 के बीच क्रूज करते हो तो ये 21-22 का माइलेज दे देती है जनरली। और अगर आप इसको 120 तक की स्पीड पे ले जाते हो तब ये देती है 13, 14, 15, 16 अपनी ड्राइविंग के ऊपर। ठीक। कैसा पंजा दब रहा है? बहुत अच्छा। 150 पे तो इसने मेरे को 13 की एवरेज दिखाई हुई है। मतलब MID पे 16। आज तक लोवेस्ट कितनी माइलेज गई हो इसकी लेके? लोवेस्ट 7।
हाईएस्ट 23। 23। चलो ये भी बड़ी सही फिगर्स है। सस्पेंशन को लेके आप बता रहे हो मेरी कार का इंप्रूव हो गया, वैसे इसमें सस्पेंशन स्टिफ है सॉफ्ट है? स्टिफ है, हल्का सा स्टिफ है। उसकी वजह से स्टेबल तो है, लेकिन सिटी में कितना प्रॉब्लमेटिक या कितना अनोइंग है? मेरे को जब स्टील रिम्स में मैं इसको ड्राइव कर रहा था तब तो ये मेरे को बहुत मतलब लगता था कि ये बहुत बहुत ज़्यादा स्टिफ है, मतलब आवाज़ें करता था खट खट की। बट जब से अलॉयज इंस्टॉल हुआ है तब से पता नहीं मेरे को बहुत सॉफ्ट लग रहा है साइंस सस्पेंशन। क्या हो सकती है इसके पीछे? नो आइडिया। बट इसकी वजह से भाई कुछ तो होगा इनमें, एलॉय व्हील्स में, इन्हीं मे की बी डिजाइन है। वेट रेशियो होगा, या इसमें गर्म होने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कुछ तो होगा, है ना? ग्राउंड क्लियरेंस ये 189 mm की देती है, टू बी वेरी प्रिसाइज। इसकी वजह से प्रॉब्लम तो कभी आई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकिंग को लेके फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम है, इनकी कोई कार ले लो, चाहे आप 1.5 GT टॉप एंड में चले जाओ, ऑल 4 डिस्क नहीं मिलेगी। इस ब्रेकिंग को लेके आवाजें प्रॉब्लम कुछ? वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स। ठीक। अब स्टीयरिंग को लेके बता दो, ये स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टमेंट देता है, टेलीस्कोपिक तो नहीं देता होगा, जबकि स्कोडा काइलैक इन्हीं की है, वो भाई साहब बेस वेरिएंट में दोनों दे रही है। मेरा बड़ा मन है उसका बेस वेरिएंट लेने का, मैंने कहा पहले अपने बड़े भाई से पूछूं कि उनका बेस वेरिएंट कैसा है। स्टीयरिंग परफॉर्मेंस कैसी है? स्टीयरिंग परफॉर्मेंस तो बहुत लाइट है, आप ऐसे घुमा लो। सिटी में लाइट है, हाईवे पे भी बहुत, मतलब जैसे ही थोड़ी सी गाड़ी रेव हुई, हाँ। थोड़ा सा स्टीयरिंग ना हल्का सा टाइट आपको ऐसा फील कराएगा, पकड़ लेता है। बाकियों जैसा नहीं है कि बहुत हार्ड हो गया। इतना हार्ड है कि आपकी कंट्रोल, मतलब आपने हाईवे पे अगर सिंगल हाथ से चला रहे हो ना 120 पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ना कल परसों एक वरना चला रहा था, वरना टर्बो थी, उसका स्टीयरिंग ना हाई स्पीड पे भी लाइट था, तो मुझे मेरी फट रही थी, मेरे को डर लग रहा था कि भाई ये लाइट नहीं होना चाहिए हाईवे पे एग्जैक्टली। वहाँ थोड़ा सा वेट रेशियो होना चाहिए, वहाँ पे आना मजा आता है। ये ना सड़क से चिपक के गाड़ियां चलती है, आपको ये जर्मन कार का यही एक सबसे बेस्ट फीचर है। सीट्स एंड कंफर्ट बता दो, ऑल ओवर कितने लोगों की ये कार है और कैसा सीट्स एंड कंफर्ट है? सीट एंड कंफर्ट की बात करें वैसे तो 5 सीटर है, बट पीछे वाली सीट थर्ड पर्सन के लिए टाइट है। ठीक है, 4 सीटर हो गई फिर? 4 सीटर होगी, बिल्कुल। ठीक है, 4 सीटर ये कार है, 5वां बच्चा बिठा सकते हो आप। 5वां बच्चा बिठा सकते हो। लॉन्ग ड्राइव आज तक कितनी करी और उसमें कितना दर्द सहा? मैंने इसमें एक ही दिन में लगभग 600 किलोमीटर रन करा हुआ है। और कितना टूटे? फटीग होता है? फटीग जो मर्जी बोलो सर, एक ही बात है। बट ये है कि हाँ, फील नहीं हुआ। ठीक, फील नहीं हुआ। ठीक है। और इसको एक हैचबैक से कंपेयर करें और एक सेडान से कंपेयर करें ना, हाँ। ये काउंट एसयूवी में होती है। 190 mm मेरे को लगता नहीं है कि एक एसयूवी बोला जा सकता है इसको, क्योंकि 220 प्लस ही एसयूवी काउंट होता है। इसमें बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से ना फटीग इतना आता नहीं। ठीक है। हेडलाइट के बारे में बता दो पहले, ये हेलोजन है, क्या ये एलईडी में अपग्रेड हो सकती है और कराने की जरूरत है या नहीं है? ये पहले इसमें हेलोजन येलो ही आती थी, तो मैंने इसमें व्हाइट एलईडीज कराई हैं। आपने अपग्रेड कराई है? इसका सेट ऐसा है, ये एक लो बीम है, एक हाई बीम है, 4 लाइट्स टोटल लगी थी। कितने वोट की, कितने रुपए की है ये? 240 है, 260 के अराउंड वॉट्स है, और मेरा 12-13 हज़ार का खर्चा आया था इसका। और इसकी वजह से वारंटी वॉइड कुछ भी नहीं? कोई वारंटी वॉइड नहीं। पुरानी एलईडी लाइट जो बेस वेरिएंट में आते हैं उसका रिव्यू तो दे दो सर। अगर येलो लाइट्स है ना, हाँ। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी ना बहुत स्ट्रांग है। आप यूजुअली क्या होता है, सबका यूनिट एक ही होता है, हाई भी वही है, लो भी वही है। इसमें हाई अलग है और लो अलग है। ठीक है। अगर आप हाई चला रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इसकी लो लाइट बंद हो जाएगी। ओके। अगर आपकी कंपनी फिटेड जो येलो हाइलोजन्स भी आएंगे, उसमें भी बहुत अच्छा आउटपुट है। मतलब जब भी हाई बीम चलाओगे तो ये लो प्लस हाई दोनों जलेगी? दोनों चलेंगे। लो में सिर्फ लो जलेगी, तो हाईवे पे थ्रो अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम और अपग्रेड कराने पे क्या वारंटी वॉइड हुई? नहीं होती, मैंने कंपनी से पूछा था। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात बता दो कि इस कार को लेकर सुखी हुए या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या कहोगे कि भैया इस पे पैसा लगाएं या रहने दे? अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है, ठीक है, और रिलायबिलिटी है, इंजन इसके मैंने बहुत देखे हैं जो बहुत रिलायबल है, तो ये वैल्यू फॉर मनी कार है। बट अगर आपका बजट जैसे बहुत आएगा, तो अगर आप 1.5 लेंगे तो वो इसका वन ऑफ द बेस्ट इंजन है। ठीक। अगर आपको पावर बहुत अच्छी चाहिए। ठीक है। मैंने इसमें एक चीज़ और पूछी थी कि जैसे अगर 4 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद कॉस्टिंग क्या है, सर्विस की 5, 6, 7, 8 की क्या कॉस्टिंग है? तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल वाली जो सर्विस थी, उनका एवरेज जो अमाउंट आ रहा था वो 8,000 से लेकर 12,000 था। उसमें वेयर एंड टीयर के वो भी चेंजेस थे। ठीक। जो 10 साल वाली सर्विस है, जो लाख किलोमीटर भी क्रॉस कर जाएगी, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा था, वो 25-30 हज़ार की थी। वो 25-30 हज़ार की? वो 25-30 हज़ार। सर तो लाख के बाद गाड़ी बदल लेते हैं, है ना? बिल्कुल। थैंक यू सर, मज़ा आ गया आपसे रिव्यू लेके। सर का ना एक बिजनेस है,
स्लीप वेल मैट्रेस का हम ऑथराइज डीलर हैं पानीपत के। मैं और मेरा ब्रदर पारस, हम दोनों स्लीप वेल पानीपत जितना भी है ऑल ओवर पानीपत भी, आसपास भी जो भी एरियाज पड़ते हैं, तो हम ऑथराइज डीलर हैं। अगर किसी को भी मैट्रेस अपने घर के लिए या सोफ़ा की फॉर्म वगैरह भी लेनी हो तो हमारे शोरूम पे आप विजिट करें। शोरूम एग्जैक्टली कहाँ है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, शोरूम का नाम भी, डिटेल्स भी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आप भी ओनरशिप रिव्यू अपना देना चाहते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से हमें रीच करना, हम आपके साथ ज़रूर वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।